हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। इस चैनल पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के यानी कि पिछले 10 साल के यूपीएससी के प्री में आए क्वेश्चन पेपर्स की व्याख्या कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और उससे आए हुए प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज़ में हम लोग शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी। बहुत सारे बच्चों को इंडियन इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को हम तेज़ी से कवर करेंगे, जिससे बच्चों को प्री से पहले सारे PYQ के क्वेश्चंस एक जगह पर सॉल्व किए हुए मिल जाएं। तो आज इसका पहला पार्ट है। शुरुआती पहले वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से आए होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी का PYQ सीरीज़ और इसमें हम पिछले 10 वर्षों के PYQ को कवर करेंगे और उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी को लेकर के जो बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लेकर के है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसान का हल, कंप्यूटर, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और पेट्रोल। श्रेणी में रखा गया है किसान के हल को कार्यशील पूंजी में, कंप्यूटर को स्थिर पूंजी में, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत स्थिर पूंजी में और पेट्रोल को कार्यशील पूंजी में। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित हैं, 1, 2, 3 या सभी 4। देखिए, प्रश्न जो है वो पूछ रहा है आपसे वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के बारे में, यानी कि कार्यशील पूंजी के बारे में और स्थिर पूंजी के बारे में। तो देखिए, जो स्थिर पूंजी होती है, जो फिक्स्ड असेट होती है, वो फर्दर ईयर्स में असेट क्रिएशन का काम करती है, यानी कि संपत्ति के सृजन का काम करती है। कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो कि एक ही फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो जो भी उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल हो जाएगा साल भर में, वो है हमारी कार्यशील पूंजी, जो कि प्रॉपर रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए काम आती है। फिक्स्ड असेट्स वो असेट होती है या स्थिर पूंजी वह पूंजी होती है जो बिजनेस के कालांतर में समय काल के साथ साथ और ज़्यादा उत्पादन में साल दर साल इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर हम देखें तो जो किसान का हल है, वो किसान का हल क्या वो एक ही साल इस्तेमाल करता है या कई सालों तक इस्तेमाल करता है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि किसान का हल एक स्थिर पूंजी है, क्योंकि वो हर साल खेती इसी से कर रहा है, ना कि वो कार्यशील पूंजी है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा। कंप्यूटर कोई ये नहीं कि एक फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाएगा। तो कंप्यूटर भी आपका स्थिर पूंजी का ही हिस्सा है। ठीक है, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत। देखिए, जो सूत है उससे वो कपड़े बना रहा है, तो सूत का इस्तेमाल वो साल में कपड़े बनाने में करके उस प्रोडक्शन को करके बेच देगा। तो यह जो है यह कार्यशील पूंजी का काम करेगी, यह स्थिर पूंजी में नहीं आएगी। इसी प्रकार पेट्रोल कंज्यूमेबल आइटम है। ठीक है, आप पेट्रोल डलवाते हैं और काम करते हैं, तो पेट्रोल को कार्यशील पूंजी में रखा जा सकता है, स्थिर पूंजी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो अब देखिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कितने सही हैं। तो अगर किसान का हल कार्यशील पूंजी में दिया गया तो ये गलत हो गया। कंप्यूटर स्थिर पूंजी है, बिल्कुल सही है। बुनकर द्वारा प्रयोग किया गया सूत कार्यशील पूंजी है, ना कि स्थिर पूंजी, तो यह भी गलत हो गया। पेट्रोल एक कार्यशील पूंजी है, तो यह सही हो गया। तो 2 और 4 सही हैं। आपसे पूछा गया है उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, तो आप बताइए केवल 2। इसका उत्तर होगा B। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको जहां पे भी कंफ्यूजन हो आप बता सकते हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स, यानी कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जो आप बिल्कुल शुरुआत में इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र। 5 क्षेत्रों में हम लोग बांटते हैं, मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। तो उस संदर्भ में आपसे विचार करने को कहा गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। ठीक है, तो कृषि उत्पाद का भंडारण द्वितीय क्षेत्र से, डेयरी फार्म प्राथमिक क्षेत्र से, खनिज की खोज तृतीय क्षेत्र से और कपड़ा बुनाई द्वितीय क्षेत्र से। ये आपसे पूछा गया कि क्या ये सही सुमेलित है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो भंडारण है, जो प्रोसेसिंग है, जो भंडारण है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो सेल है, ठीक है, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये सब सर्विस सेक्टर के पोर्शन होते हैं। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सेल, है ना, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर में आते हैं। इसलिए इसको हम द्वितीय क्षेत्र का भाग नहीं मान सकते। तो ये क्या हो जाते हैं, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के भाग होंगे। ठीक है, डेयरी फार्म, कृषि और संबंधित क्रियाएं जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आती हैं। तो डेयरी फार्म प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, यह बिल्कुल सही है। खनिज की खोज, जो रिसर्च करनी है, चीज़ों की खोज करनी है, डेवलपमेंट करना है, ये वाले जो पोर्शन हैं, ठीक है, ये जो पोर्शन है, इन पोर्शन के लिए हम देखते हैं कि इसको हम टर्शरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, तो जो खोज का पोर्शन है वह तृतीय क्षेत्र में होता है, तो यह सही है। कपड़े की बुनाई, जो कपड़े की बुनाई है ना, वो किस लिए हो रही है, उत्पादन के लिए हो रही है, तो ये उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है, तो यह द्वितीय क्षेत्र में ही आएगा। तो अब आप देखेंगे इसमें तो पहला गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो अब आपके लिए इसमें क्या ऑप्शन होगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कितने सही हैं, 1, 2, 3 या 4, तो 3 सही हैं, यानी कि ये तीनों आंसर आपके सही हैं, बस पहला वाला गलत है। यहाँ पर तृतीय क्षेत्र होना चाहिए था, ना कि द्वितीय क्षेत्र। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है, वित्त के संदर्भ में बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। वित्त के क्षेत्र में बीटा किस चीज को दिखाता है, निर्दिष्ट करता है। तो देखिए, बीटा शब्द जो है उसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, यानी एक प्लेटफॉर्म से और दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीदना और बेचना। दूसरा, किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम प्रतिफल के बीच संतुलित करने की निवेश कार्यनीति, यानी कि कितना रिटर्न है और कितना रिस्क है, उसके बीच में जो बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा। एक प्रकार की व्यवस्थागत जोखिम, जो जहां उत्पन्न होता है वहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। ठीक है, इसको एक तरीके से जोखिम बताया और कहा कि जहां से ये जोखिम प्राप्त हो रहा है वहां पर इसको मैनेज नहीं कर सकते। और तीसरा, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका बीटा टर्मिनोलॉजी है वो क्या करता है, वो स्टॉक मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव का मापन करता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन इन स्टॉक मार्केट में मापन करता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने निफ्टी का बेंचमार्क इंडेक्स लिया, निफ्टी 50 लिया, निफ्टी 100 लिया, और उसके रेफरेंस में जब आप किसी भी शेयर के उतार चढ़ाव को नापते हैं कि उसके वैल्यूज़ में कितना चेंजेस आया, तो उस टर्म को हम बीटा कहते हैं। तो इसलिए इसका सबसे बेहतर आंसर जो है वो डी है। आप इसमें लगाइए कि एक संख्यागत मान है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। ठीक है, तो ये है आपका सही जवाब। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार करें। ब्रांड की पहचान, माल सूची, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की डाक सूची। उपर्युक्त में से कितने को अमूर्त निवेश माना जाता है, कितने को अमूर्त निवेश माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो अमूर्त निवेश है, ठीक है, जो ऐसी संपत्तियां जो आप फिजिकली अवेलेबल नहीं, जो भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, उनको हम अमूर्त कहते हैं। ठीक है, इनविजिबल। ठीक है, तो देखिए, ऐसा होता है कि कुछ निवेश है जो आपके जो इनविजिबल हैं,
और कुछ निवेश हैं जो आपके विजिबल हैं, फिजिकल असेट्स में है, भौतिक संपत्तियों में है। तो जो भी भौतिक संपत्तियों में निवेश नहीं होगा उन सबको हम अमूर्त निवेश कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अमूर्त निवेश का जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल अगर हम कहें, जो इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है उसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि गुडविल है, किसी भी कंपनी की साख है तो उसको हम इनविजिबल मानेंगे। ठीक है, ब्रांड वैल्यू है उसको हम इनविजिबल मानेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो उसको भी हम इनविजिबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो अगर आप देखिए तो जो ब्रांड है, जो वैल्यू ऑफ ब्रांड है, ठीक है, ये इनविजिबल है लेकिन ये बहुत बड़ी असेट है किसी भी कंपनी की। जैसे आप देखिए, आप केवल किसी भी चीज़ को जब खरीदने जाते हैं तो पता चलता है ये टाटा का है, तो यू हैव अ ट्रस्ट ऑन इट, तो ये ब्रांड की वैल्यू है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ है बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें आपका कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है और ये सब आता है। ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप देखते हैं कोई भी दवाइयाँ महंगी हैं, क्यों हैं? क्योंकि उनका पेटेंट है। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा भी एक बहुत बड़ी निवेश है, अमूर्त निवेश है। माल सूची यानी कि जो माल आपके पास पड़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो माल पड़ा हुआ है, जो आपके पास गुड्स हैं, उसकी जो लिस्टिंग है, उसका पूरा सामान जो है वो तो फिजिकली अवेलेबल है। तो माल सूची को हम कहीं पर भी अमूर्त निवेश नहीं कह सकते। चौथा है ग्राहकों की डाक सूची। ठीक है, तो जो ग्राहकों की डाक सूची है उसमें कुछ भी फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये सारे के सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपके लिस्टेड हैं वो सब ऑन पेपर हैं, इनविजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भौतिक वस्तु नहीं है आपके पास। तो जो भी ग्राहकों की जानकारियाँ हैं आपके पास, जो भी आपके पास कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब आपकी इनविजिबल असेट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा भी सही होगा। तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों में कौन से अमूर्त निवेश हैं, आपको बताना है कि कितने सही हैं, है ना। तो इसमें 1, 2, 1, 3 और 4 सही हैं, तो केवल 3 पर आप लगा सकते हैं आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इन 4 प्रश्नों में आपने इसको सॉल्व कैसे किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था में एक वास्तविक क्षेत्रक का गठन करती है, रियल सेक्टर। ठीक है, किसान अपनी फसलों के सिक्के की कटाई करते हैं, कच्चे कपास को कपड़ों में परिवर्तित कर रही कपड़ा मिलें, एक व्यापारिक कंपनी रुपए को धन उधार देने वाला वाणिज्यिक बैंक, विदेशों से अंकित बॉन्ड जारी करने वाला एक कॉरपोरेट निकाय। ठीक है, तो रियल सेक्टर में क्या क्या आएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। वास्तविक क्षेत्रक में क्या क्या आएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, अगर किसान अपनी जो फसलों की कटाई कर रहे हैं, क्या ये रियल गतिविधि वास्तविक रियल क्षेत्र में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो भी आपका किसान कटाई कर रहा है, जो भी फसल कट के आ रही है, वो सब रियल है। ठीक है, वो आप ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। तो पहला वाला आपका सही है। जो कच्चे कपास को कपड़ों में परिवर्तित कर रही है, कपड़ा मिले, ये भी वास्तविक क्षेत्र आएगा गतिविधि के मामलों में। लेकिन जो वाणिज्यिक कंपनी या व्यापारिक कंपनी को कोई बैंक ऋण दे रहा है, वहां पर कोई संपत्ति नहीं आ रही, वहां पर धन आ रहा है। ठीक है, तो वो रियल सेवा का या वस्तु का सृजन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जो बॉन्ड से ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जो बॉन्ड में ट्रेड हो रहा है वो रियल सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, वो एक इनविजिबल सेक्टर है। ठीक है, तो चौथा भी सही नहीं होगा। तो 5वें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सही उत्तर है 1 और 2। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में सही उत्तर है 1 और 2। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और छठा क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है। छठा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति पूंजी पलायन की ओर ले जाती है। ठीक है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। दूसरा, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण ईसीबी वाली फर्मों का ब्याज लागत बढ़ा देती है। तीसरा,
घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो अगर अमेरिकन फेडरल रिजर्व हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है तो उससे क्या होगा, पूंजी पलायन हो सकता है। अब देखिए हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कि अगर अमेरिकन फेडरल बैंक ये फ्यूचर में, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, कि अगर वो फ्यूचर में ये कर रहा है कि आपके पास डॉलर की सप्लाई कम होने वाली है, ठीक है, तो इसको हम हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। अगर सप्लाई बढ़ती है तो वो सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी है। इसी चीज को आप देश में भी देख सकते हो। हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, मनी सप्लाई इंडियन मार्केट में अगर आरबीआई कम कर दे तो उसको हम हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। ठीक है, तो अगर फेडरल रिजर्व बैंक की हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जा रही है तो क्या होगा, अब आप इस बात से समझने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये लग रहा है, अगर इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में डॉलर के रेट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि डॉलर की सप्लाई कम होगी तो डॉलर के रेट बढ़ने लगेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है जिसकी सप्लाई कम होगी वो महंगा होगा, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो अगर हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है फेडरल बैंक, इसका मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है। ठीक है, और अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है तो आप समझिए इस बात को कि क्या कोई आपके यहाँ अपने निवेश, अपने डॉलर के निवेश को रोक के रखेगा या डॉलर को आपके यहाँ से निकाल करके वहां पर निवेश करने की कोशिश करेगा जहां पर उसे हाई रिटर्न मिले। ठीक है, तो जब भी कभी फेडरल बैंक हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करता है तो सबसे पहले डॉलर्स जो हैं वो बाहर के मार्केट से वापस चले जाते हैं। तो एक मार्केट से डॉलर का आउटफ्लो शुरू हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर डॉलर से उतना फायदा यहाँ पर नहीं होगा बल्कि डॉलर के बिजनेस से होगा। ठीक है, तो जो बेसिकली विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग मार्केट है, वहां से तो 100% जो है पलायन की ओर डॉलर शुरुआत कर देगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण करने वाली फर्मों की ब्याज लागत बढ़ा सकती है। ठीक है, अब देखिए पूंजी का पलायन हो रहा है, यानी कि आपके यहां से मनी का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, जो विदेशी वाणिज्यिक ऋण ली होंगी जो कंपनियां, ठीक है, जिन्होंने विदेशों से कॉमर्शियल लोन ले रखा है और अब आपके देश में इस समय आउटफ्लो ऑफ डॉलर हो रहा है, तो उससे क्या ब्याज की लागत बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया डॉलर का आउटफ्लो होने की एक सिचुएशन ये है कि वहां पर डॉलर के अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो यहां से डॉलर जा रहा है। तो अगर कोई भी कंपनी विदेश से वाणिज्यिक ऋण ले रही है तो चूंकि वहां की करेंसी महंगी हो रही है तो उस पर एक इनडायरेक्ट दबाव बढ़ेगा कि उसकी ब्याज की लागतें बढ़ेंगी, क्योंकि उसको अब डॉलर सस्ता नहीं मिलेगा, डॉलर उसको महंगा मिलेगा। ठीक है, विदेशी मुद्रा उसको महंगी मिलेगी क्योंकि यहां से आपकी कंट्री से करेंसी का आउटफ्लो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अब जब आपकी आपकी कंट्री से करेंसी बाहर जा रही होगी तो आपको वही करेंसी कोई क्यों देगा उधार। आसान सी भाषा है ना, बहुत टिपिकल इकोनॉमिक लैंग्वेज में ना जाकर के बहुत सिंपल तरीके से सोचिए। आपके देश से मुद्रा बाहर जा रही है, ठीक है, और आप जो है उसी मुद्रा को उधार लेना चाह रहे हैं, तो अब आप पर ब्याज बढ़ा के लोन मिलेगा कि उसी ब्याज दर पे मिलेगा। जाहिर सी बात है आपको अट्रैक्टिव रिपेमेंट करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर ब्याज की लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, और तीसरे बात पर आते हैं कि घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से संबद्ध मुद्रा जोखिम घटता है। ठीक है, ईसीबी से संबद्ध, ठीक है, जो विदेशी वाणिज्यिक ऋण ली हुई हैं, अगर हम मुद्रा का अवमूल्यन कर दें तो जोखिम कम हो जाएगा। देखिए अगर आपने मुद्रा की वैल्यू गिरा दी, ठीक है, तो अब जो फॉरेन से लेने वाले पैसे लेने वाले कंपनियां हैं, जो फॉरेन से लोन ले रही हैं, कॉमर्शियल लोन ले रही हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहां पर अट्रैक्टिव निवेश नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहां पर अट्रैक्टिव निवेश नहीं रह जाएगा, वो निवेश को लेकर प्रोत्साहित नहीं होंगे क्योंकि आपकी मुद्रा दर गिरती जा रही है, आपकी वैल्यू ऑफ मनी गिरती जा रही है। ठीक है, तो वे यहां पर निवेश को लेकर के प्रोत्साहित तो नहीं होंगे। जब वो प्रोत्साहित नहीं होंगे तो आपका मुद्रा का जोखिम जो है वो घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा बल्कि। ठीक है, यानी कि यहां पर बढ़ेगा अगर होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, अदरवाइज गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है।
ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें आंसर ए होगा, क्योंकि पहला और दूसरा सही है जबकि तीसरा गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसके प्रभावों से सबसे अधिक मुद्रास्फीति होने की संभावना है, यानी कि इन्फ्लेशन निम्नलिखित 4 में से सबसे ज्यादा कब होने की पॉसिबिलिटी है। पहला पॉइंट यह है कि सार्वजनिक ऋण की चुकौती कर दी जाए। ठीक है, यानी कि आपका जो आपने पब्लिक फंड लिया, पब्लिक से डेप्ट लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है, उसको आप चुका दें, इससे इन्फ्लेशन होगा। या फिर बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लिया जाए, आप जनता से उधार ले लें अपना घाटा पूरा करने के लिए, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। या बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए बैंकों से उधार लिया जाए, मतलब आप बैंकों से कर्जा लेकर के अपना घाटा पूरा कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। या बजट की कमी को पूरा करने के लिए नए पैसे का सृजन किया जाए। ठीक है, जब आप डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़े होंगे तो आपने बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखा होगा कि सरकार अपने घाटे को किन किन माध्यमों से पूरा कर सकती है। पहला, वो जनता से लोन ले, दूसरा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले, तीसरा वो नई करेंसी इश्यू कर दे। ठीक है, देखिए लोन लेने की पहली बात तो एक सीमा है ना। दूसरी चीज ये है कि आपको लोन उतना जितना मिलेगा उससे आप अपने खर्चों को चलाएंगे, इन्फ्लेशन जैसी स्थिति नहीं आएगी क्योंकि उसके बदले कुछ ना कुछ एसेट होगी। लेकिन अगर रिजर्व बैंक गवर्नमेंट के कहने पर नई मुद्रा छाप दे रहा है तो वो पूरी की पूरी नई मुद्रा मार्केट में विदाउट एनी एसेट क्रिएशन आ रही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि वो पूरी मुद्रा जो आएगी वो देश में मुद्रास्फीति की दर को काफी तेजी से बढ़ाएगी, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी अचानक बिना विदाउट प्रॉपर रीजन बढ़ गई है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आरबीआई या सेंट्रल बैंक सरकार के बजट घाटे को पूरा करने के लिए पूरी की पूरी नई करेंसी छाप दे रही है तो इससे सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी बनेगी, इससे सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, जो मुद्रास्फीति की सिचुएशन है, उसका सृजन होगा। क्लियर है? तो हम इसे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। दूसरा, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। तीसरा, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इससे विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाएगी, यानी कि मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा आपका निर्यात। ठीक है, तो जब भी आप मुद्रा की वैल्यू को कम करते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, जब भी कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है, उसकी देश की मनी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो विदेश की मुद्रा के संदर्भ में उसका प्रोडक्ट और सस्ता हो जाता है क्योंकि अब आपकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो चूंकि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई तो विदेशी बाजार में आपका माल सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो जब माल सस्ता होगा तो आपके जो घरेलू निर्यात है वो अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे और उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फायदा मुद्रा की अवमूल्यन से अवश्य होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ा देता है। नहीं, ये घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ा नहीं रहा है, ये अवमूल्यन है, यानी कि आप घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मूल्य को बढ़ाता है ये कहना गलत है, ये कम करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। देखिए, जब आप अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करते हैं तो तात्कालिक स्थिति ये है कि आपका भुगतान संतुलन अच्छा हो जाता है, क्योंकि अब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, कम वैल्यू देनी पड़ेगी और बाहर का सामान महंगा हो जाएगा तो आपका सामान थोड़ा ज़्यादा बिकेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने मुद्रा की वैल्यू कम की है तो आपकी मुद्रा की वैल्यू कम करने के प्रभाव दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर भी दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो एक समय के बाद ये छोटे समय के लिए भुगतान संतुलन में आपको आसानी ज़रूर होगी, लेकिन व्यापार संतुलन में सुधार होगा इसकी संभावना बहुत कम है।
तो आप देखेंगे तो इसका पहला आंसर ही सही है। तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कथन सही है, केवल एक पे लगाइए, 2 और 3 गलत है। ठीक है, 2 और 3 गलत है, तो आप 2 और 3 को गलत ही रखिए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो रिटर्न मिलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड पर, उस पर किन किन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व की कार्यवाही से, यानी कि जो अमेरिकन फेडरल बैंक है वो अपने डॉलर की वैल्यू को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, या यूं कहें कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा है या लूज कर रहा है, इजी कर रहा है। ठीक है, उसका असर पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही का असर पड़ेगा, आरबीआई के एक्शंस का असर पड़ेगा, मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर का असर पड़ेगा। तो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हम देखें तो भारतीय जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनके रिटर्न किन चीजों से प्रभावित होते हैं। ठीक, तो देखिए, कोई भी तरीके के बॉन्ड हो आज के ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है, कोई भी देश, कोई भी सरकार, कोई भी इंस्टीट्यूशन केवल एक छोटे से मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, और उस पर असर पड़ता है दुनिया भर के सारे फ्लक्चुएशंस का, फाइनेंशियल मार्केट के, कैपिटल मार्केट के। ठीक है, तो अगर अमेरिकन फेडरल रिजर्व अपने रेट्स को बढ़ाता है या कम करता है या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है, तो हमारे देश में भी जो गवर्नमेंट बॉन्ड के रिटर्न्स हैं उन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। ठीक है, आप उससे अलग नहीं हो सकते, आपके ऊपर असर तो अवश्य पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, आरबीआई जो कार्यवाही कर रहा है, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा रहा है, घटा रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, उसे कोई भी तरीके का बॉन्ड होगा, चाहे वो सरकार का बॉन्ड हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट कंपनी का हो, उसके रिटर्न्स पर ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई की कार्यवाही के कारण मनी की वैल्यू पर कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी, या तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगी या डिफ्लेशनरी सिचुएशन होगी। ठीक है, इन बोथ केसेस आपके रिटर्न पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा वाला ऑप्शन जो है, मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर। देखिए, मुद्रास्फीति का असर और ब्याज दर का असर, दोनों का असर पड़ेगा आपके बॉन्ड के रिजर्व रिटर्न पर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा, रिटर्न पर भी असर पड़ेगा। अगर देखिए, इन सब चीजों से हो क्या रहा था, मुद्रास्फीति ही तो हो रही थी या अवस्फीति हो रही थी, तो इसका मार्केट में बिल्कुल असर पड़ेगा सरकारी बॉन्ड के रिटर्न पर। ठीक है, और ब्याज दरें अगर अल्पावधि में बढ़ाई या घटाई गई हैं तो बॉन्डर के रिटर्न पर फिर से असर पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स उधर फ्लो करते हैं जिधर रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, आप इसमें डी लगाइए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि। देखिए, ये मांग वाला क्वेश्चन है, मांग आपूर्ति वाला सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टॉपिक। ठीक है, शुरुआती टॉपिक मतलब। तो अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर, ये तो मांग के नियम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक अजम्पशन है। अगर अन्य बातें चेंज हो जाएंगी तो आपके लिए सब कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब फिर इस बात का कोई मतलब नहीं है कि मांग का नियम लागू हो। मांग का नियम या आपूर्ति का नियम, कोई भी नियम तभी लागू होगा जब ये वाली कंडीशन हमेशा होगी। तो देखते हैं, बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु निम्न स्तरीय कीमत की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, और चौथा, इसकी कीमत घटती है। ठीक है, तो देखिए, मांग कब बढ़ेगी? दो शब्द हैं, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाय की जगह आप कॉफी पी सकते हैं। पूरक वस्तु क्या है? जैसे पेट्रोल और कार, है ना। तो अगर मान लीजिए कि चाय की कीमत बढ़ गई,
ठीक है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ गई। तो अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो जाहिर सी बात है लोग कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो जो पहली वस्तु थी जिसके रेफरेंस में आप बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग महंगी चाय पीने के बजाय कॉफी पीना शुरू कर सकते हैं, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। पूरक वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो, अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए तो कार की डिमांड बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, क्योंकि उतना महंगा पेट्रोल डलवाना कैसे संभव होगा। तो अगर पूरक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की बाजार मांग कम हो जाएगी। तो यह स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब इसके आगे अगला पॉइंट यह कह रहा है कि वस्तु निम्न स्तरीय कीमत की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई है, ठीक है। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो वो निम्न स्तरीय कीमत की वस्तु को ज्यादा नहीं खरीदेगा, उसका कंजम्पशन आइटम और कमोडिटी बास्केट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आय बढ़ गई है तो वो निम्न स्तरीय वस्तुओं की कीमतों की डिमांड को नहीं बढ़ाएगा। तो यहां पर यह चीज तो गलत है। अगर वस्तु की कीमत घटती है तो ये तो बिल्कुल सीधा मांग का नियम ही है कि अगर वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो चौथा भी सही होगा। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया कौन कौन सा कथन सही है, तो पहला और चौथा सही है, तो आप इसमें ए लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यह जानना चाहता है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, ठीक है। मतलब अगर मंदी की सिचुएशन है तो सरकार सबसे ज्यादा कौन सा कदम है जो उठाना जरूर उठाएगी, ठीक है। इन चार में से पहला, कर दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना, ठीक है। मतलब टैक्स के रेट कम कर देगी और ब्याज के दर बढ़ा देगी, ठीक है। अब देखिए, टैक्स के रेट आपने कम कर दिया। अच्छा, मंदी का मतलब आपको तो याद होगा, मंदी का मतलब यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए। ऐसी सिचुएशन को मंदी कहेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। मंदी की स्थिति क्या है? लोगों के पास पैसा नहीं है और मार्केट में प्रोडक्ट है जिसको वो खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति को हम मंदी की स्थिति कहेंगे। तो अगर आप करों में कटौती करेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, निश्चित तौर पर उनके पास पैसा बचेगा जिससे वो सामान खरीद सकें। लेकिन ब्याज दरें अगर आप बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? अब ब्याज दरें दोनों चीजों पर ध्यान दीजिए, या तो डिपॉजिट पर होगा या तो लोन पर होगा, दो ही पर ब्याज की स्थिति होती है, ठीक है। अगर आप डिपॉजिट पर ब्याज दरें काफी बढ़ा देंगे तो लोगों के पास जो पैसा बच रहा होगा वो डिपॉजिट कर देंगे, है ना, वो फिर उसको खर्च नहीं करेंगे। या अगर आपने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं तो टैक्स के कटौती करने से जो पैसा बचा था वो पैसा वो कहां दे देंगे? वो पैसा आपको ब्याज में दे देंगे। तो रियल टर्म में उनके जेब में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ये चीजें अगर आप साथ साथ कर देते हैं तो मंदी पर कोई बहुत सीधा अच्छा असर तो नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दूसरा, सार्वजनिक परियोजनाओं के व्यय में वृद्धि करना। तीसरा, करों की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दरों में कमी करना। अब देखिए, कर की दर में कटौती कर रहे थे तो ब्याज दर बढ़ा रहे थे, कर की दरें बढ़ा दी हैं तो ब्याज दर कम कर दिए हैं। स्थिति तो लगभग सेम जाएगी क्योंकि आप टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि आप कर्जा जो व्यक्ति ने लिया उस पर ब्याज दर में कमी कर दिए हैं, तो जो पैसा बचेगा वो टैक्स में वो दे देगा, तो कोई बहुत अंतर नहीं आएगा। चौथा, सार्वजनिक परियोजनाओं की व्यय में कमी करना। अब आप जो पैसा खर्चा कर रही थी सरकार वो भी खर्च करना बंद कर दी, तो लोगों को जो पैसा मिलना था वो मिलना भी बंद हो जाएगा। तो जब पैसा आएगा ही नहीं तो आपकी मंदी की सिचुएशन दूर कैसे होगी? तो इसलिए यह भी गलत होगा। देखिए, मंदी की सिचुएशन 1930s में जो सबसे बड़ी ग्रेट डिप्रेशन आई, उस समय मंदी पर सबसे पहले गहन अध्ययन हुआ और जेएम कीन्स ने एक बहुत अच्छा और आसान सा सॉल्यूशन बताया था मंदी से निपटने का। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर मंदी से निपटना है तो क्या करना चाहिए? सरकार को गड्ढे खुदवाने चाहिए और फिर गड्ढे भरवाने चाहिए। इट मीन्स कि अगर मंदी की समस्या से निपटना है तो जनता की जेब में पैसा डालना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। और जनता की जेब में पैसा आप कैसे डालोगे? सार्वजनिक व्यय बढ़ा के,
ठीक है, आप पुल बनवाना शुरू करिए, रोड बनवाना शुरू करिए, मनरेगा शुरू करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे लोगों की जेब में पैसा आएगा, और जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो पैसे खर्च करेंगे। तो जो इकोनॉमिक साइकिल रुकी हुई थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, वो धीरे धीरे चलने लगेगी। तो सबसे बेहतर तरीका ये है, अगर मंदी की स्थिति है तो सार्वजनिक परियोजनाओं की व्यय में वृद्धि की जाए, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में किसे इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की बात हो रही है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। प्रमुख विशेषता माना जाए, यह मूलतः सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। दूसरा, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। तीसरा, यह एक ऐसा निवेश है जिससे समावेशन अपेक्षित होता है। चौथा, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है, ठीक है। तो देखिए, एफडीआई और एफपीआई दो मुख्य तरीके के विदेशी निवेश होते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, इन दोनों में जो बेसिक अंतर होता है उसको समझ लेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों में बेसिक अंतर ये होता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, जो एफपीआई होता है, वो सिक्योरिटी मार्केट में होता है, यानी कि आप शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन जो एफडीआई होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो इंस्टीट्यूशनल होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें उसके हिसाब से, यह पूंजीगत साधनों द्वारा किए जाने वाला निवेश है, नहीं, ये पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश नहीं है, यह कंपनी के पूंजीगत साधनों में किया जाने वाला निवेश है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा, ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है, यह सही है। ऐसा निवेश है जो समावेशन को अपेक्षित होता है, ऐसा कोई भी निवेश के साथ बाध्यता नहीं है। और चौथा, विदेशी संस्थागत निवेश जो सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है, मैंने आपको बताया प्रतिभूतियों जैसे बॉन्ड, शेयर इत्यादि में किया जाने वाला निवेश एफपीआई होता है, ना कि एफडीआई। तो चौथा भी गलत है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बी बेहतर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई में भार उसके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। दूसरा, WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसे कि CPI करता है। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। ये CPI और WPI के संदर्भ में प्रश्न है। तो पहला पॉइंट जो आपसे कह रहा है कि खाद्य वस्तुओं का CPI में भार WPI में भार से अधिक है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं, तो थोक मूल्य सूचकांक में जो खाद्य वस्तुओं का भार है, ठीक है, वो करीब करीब 40% है, वह करीब करीब 40% है, 40% है, जबकि CPI में खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 50% है। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि CPI में फूड आइटम्स का जो भार है वो ज़्यादा है बजाय WPI के, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, WPI सेवाओं के मूल्यों के परिवर्तन को नहीं शामिल करता है जैसा कि CPI करता है। जी बिल्कुल सही बात है कि WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में, देखिए, होलसेल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो मार्केट में होलसेल रेट पर बिक रहे हैं, उसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। लेकिन CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो चीजें जो कस्टमर को मिल रही हैं, वहां पर सर्विसेज इंक्लूड होंगी, तभी कंज्यूमर का पूरा प्राइस इंडेक्स निकाला जा सकेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आरबीआई ने अपनी नीतिगत दरों और मुद्रास्फीति आदि के लिए डब्ल्यूपीआई को आधार मान रखा है और डब्ल्यूपीआई के आधार पर ऐसा रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, तो देखिए अप्रैल 2014 से जो आरबीआई है ना, इसने सीपीआई को अपना बेस मान रखा है, ना कि डब्ल्यूपीआई को। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को गलत मान सकते हैं। अब अगर हम देखें प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सही है या कौन से सही है, तो 1 और 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों की प्रस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड 5 ईयर का प्लान का टारगेट था, ठीक है, वो जो टारगेट था वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे को लेकर था। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना संपत्ति और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रकृति में सुधार के उद्देश्य से अपनाई गई थी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें एक बात का आइडिया लगेगा कि ये बेसिकली पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में प्रश्न है। यह प्रश्न आपसे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछ रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों के बारे में। तो अगर आप देखें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत वस्तुएं हैं, इस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। ये जो आपकी महालनोबिस, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसी चीज़ को लेकर इसकी आलोचना भी होती है और तारीफ भी होती है। ठीक है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को कम करने के लिए जो सुधार के लिए कदम उठाए जाने थे उस पर ही केंद्रित थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, जो 5th 5 ईयर प्लान था, वो बेसिकली उसका टारगेट जो था वो वित्तीय क्षेत्र से संबंधित नहीं था, उसका टारगेट था गरीबी हटाओ का। आपको याद होगा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना का गरीबी हटाओ और समावेशन मुख्य उद्देश्य था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। जो ये लक्ष्य दिया गया है वित्तीय क्षेत्र की योजना के अभिन्न अंग बना के रूप में शामिल किया जाए, ऐसा कुछ पांचवी पंचवर्षीय योजना में नहीं किया गया था। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। तो आपसे पूछा गया सही उत्तर का चयन करें, तो केवल 1 और 2 सही होगा, बाकी गलत होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना की जाती है। ठीक है, जो पीपीपी मॉडल होता है, जो क्रय शक्ति समता वाला मॉडल होता है, उसमें विनिमय दरों की जो गणना की जाती है वो एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के रूप में की जाती है। ठीक है, तो देखिए जो पीपीपी मॉडल होता है, जो परचेजिंग पावर पैरिटी का मॉडल होता है, उसमें क्या होता है, एक कमोडिटी का बास्केट लिया जाता है। ठीक है, एक कमोडिटी बास्केट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो उसमें यह देखा जाता है कि वो उस बास्केट का जितना भी प्राइस हमारे देश में है और उस बास्केट का जितना भी प्राइस दूसरे देश में, दोनों को बराबर मान लिया जाए। ठीक है, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ दैट कमोडिटी बास्केट विल बी कंसीडर्ड एज द बेस। ठीक है, उसे ही हम आधार मानेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, उस वही कमोडिटी बास्केट हमारे यहाँ कितने का है और वही कमोडिटी बास्केट यूएसए में कितने का है, उसी की तुलना की जाती है। उसी मॉडल को हम पीपीपी का मॉडल कहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पीपीपी डॉलर के संबंध में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम डॉलर के बेस पर देखते हैं तो पीपीपी में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ना कि 6ठी।
ठीक है, तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों में से दोनों नहीं, तो आप इसमें एक लगाइए, केवल एक सही है। ठीक है, तो आज हमने शुरुआत में सारे क्वेश्चंस के जो बेस हैं उनके बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के कुछ 15 क्वेश्चंस किए हैं। आपका फीडबैक आवश्यक है, आप मुझे बताएं कैसा लगा और क्या आपको समझ में आ रहा है। और अगर इस तरीके से हम कवर करते हैं तो पूरी इकोनॉमी को हम टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। आपका जो भी डाउट है या क्वेश्चन है या सजेशन है आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।